नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी प्रवक्ता। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे ग्रामश्री कविता, जो कि हमारी 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है और सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ये कविता है। तो पहले हम थोड़ा सा पंत जी के बारे में जानते हैं। पंत जी का बचपन का जो नाम है वो है गोसाई दत्त। पंत जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था सन 1900 में। इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनकी दादी ने ही इनको पाला पोसा और इनको प्रकृति प्रेमी कवि माना जाता है। इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं हैं। इनकी जो शिक्षा है वो बनारस और इलाहाबाद में हुई और महात्मा गांधी के आह्वान में आकर इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया और छायावाद के जो 4 स्तंभ कवि हैं उनके ये प्रमुख कवि हैं। सन 1916 से लेकर 1977 तक ये काव्यस्तीज से जुड़े हुए कवि माने जाते हैं। 1977 में इनका देहावसान हो गया था, 28 दिसंबर 1977 को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, सवर्ण किरण, सवर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद। बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और लोकायतन इनकी जो रचना है उसके लिए इनको सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनकी जो चिदम्बरा जो रचना है उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 में और 1961 में इनको पद्म भूषण से विभूषित किया गया था। तो ये जो कविता है ये भी प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है। देखना इसके अंदर प्रकृति की कितना सुंदर मनोरम इन्होंने वर्णन किया है कि पढ़ते पढ़ते हमारा मन प्रकृति के अंदर रम जाता है। तो चलो करते हैं हम कविता। फैली खेतों में दूर तक मखमल की कोमल हरियाली, कि खेतों में दूर तक मखमल की तरह कोमल सी हरियाली छाई हुई है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई है। देखो कितना अच्छा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, चांदी की सी उजली जाली, यहाँ पर सी आ गया तो क्या है, उपमा अलंकार। लिपटी जिससे कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है और उस हरियाली से ऐसा लग रहा है कि जिससे सूर्य की किरणें चांदी की तरह चमकती हुई सूरज की किरणें ऐसी लग रही हैं जैसे उस हरियाली से लिपटी हुई हों। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक, है रहा झलक, कि तिनकों का हरा हरा रंग इतना हरा हरा रंग है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे हरे रंग का खून उनके अंदर से झलक रहा हो। वैसे तो खून लाल रंग का होता है, लेकिन हरियाली के लिए लेखक ने प्रयोग किया है तो कह रहे हैं कि जैसे हरे रंग का खून उससे झलक रहा हो। वो हरियाली ऐसी लग रही है, जो तिनके हैं वो इतने हरे रंग के हैं कि उनसे ऐसा लग रहा है जैसे हरे रंग का खून झलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल फलक, फलक यानी आसमान, वो हरा रंग इतना हरा रंग है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत इतना गहरा हरा रंग है और वो ऐसा लग रहा है पृथ्वी के ऊपर इस तरह से नीला जो आकाश है, नीला स्वस्थ नीला जो आकाश है वो ऐसा लग रहा है जैसे उस श्यामल रंग के ऊपर झुका हुआ हो। नीला आकाश उस श्यामल रंग के ऊपर झुका हुआ हो। तो यहाँ पर देखो मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, निर्मल नील, नभ का चीर निर्मल नील फलक। तो यहाँ निर्मल नील में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखो कितना अच्छा प्रकृति का वर्णन कवि ने किया है कि दूर तक हरियाली ही हरियाली छाई हुई है और उस हरियाली से सूर्य की किरणें उस हरियाली पर गिरती हुई ऐसी लग रही हैं जैसे सूर्य की किरण उससे लिपटी हुई हों। सूर्य की किरणों को भी वो हरियाली इतनी अच्छी लग रही है जैसे वो उससे गले मिल रही हों या उससे लिपटी हुई हों। चांदी की सी उजली जाली, की चांदी की तरह चमकती हुई सूर्य की किरणें और तिनकों का रंग हरा हरा नजर आ रहा है कि जैसे
हरे रंग का रक्त उनसे झलक रहा हो और उस हरे रंग को देखकर स्वच्छ नीला आकाश उसके ऊपर झुका हुआ हो। रोमांचित सी लगती वसुधा, और पृथ्वी जो है वो ऐसे लग रही है जैसे आश्चर्यचकित हो। आई गेहूं में बाली, गेहूं और जौ के अंदर बालियां आने से पृथ्वी ऐसी लग रही है जैसे आश्चर्यचकित हो गई है उन सुंदरता को देखकर। अरहर सनई की सोने की, अरहर और सन के पौधों के ऊपर जो बालियां आई हैं वो सोने की तरह चमकती हुई नजर आ रही हैं। किंकणी है शोभाशाली, और ऐसी लग रही हैं जैसे करघनी के समान उसके ऊपर बंधी हुई प्रतीत हो रही हैं। उड़ती भीनी भीनी तेला क्या गंध, और फूली सरसों पीली पीली। देखो जहाँ पर सरसों, जब सरसों के ऊपर फूल आए हुए होते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे हम अगर वहाँ उन सरसों के खेत के पास से गुजरते हैं तो हमें तेल की सुगंध आती है। तो कवि कह रहे हैं कि भीनी भीनी तेल की गंध आ रही है। सरसों के ऊपर पीले पीले रंग के फूल आए हुए हैं और वहाँ से निकलते हुए तेल की भीनी भीनी सुगंध आ रही है। लो हरित धरा से झाँक रही नीलम की कली तीसी नीली। और तो और देखो कि कवि आश्चर्य से भर कर कह रहे हैं कि जरा देखो तो हरी भरी धरती के ऊपर अलसी के पौधों की नीली नीली जो कलियां हैं वो भी जागने लग गई हैं। एक अलसी का पौधा होता है और उसके ऊपर नीले रंग के फूल आते हैं, तो उसको देखकर कवि कह रहे हैं कि नीली नीली कलियां भी जैसे धरती से झांकने लगी हैं। अर्थात हरे भरे खेतों में नीले और पीले रंग के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तीसी के जो फूल हैं, अलसी के ऊपर तीसी के फूल बोले जाते हैं जो कि नीले रंग के होते हैं, कि वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। नीलम की कली नीलम की तरह चमकते हुए नजर आ रहे हैं। कवि आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं कि धरती के ऊपर कि कहीं पर हरे रंग के, कहीं पर नीले रंग के और कहीं पर पीले रंग के फूलों से धरती रोमांचित सी हो गई है। तो ये देखो हर सनई और सोने की सुनहरे बीज रूपी जो करगनी है, सुनहरे जो बीज उसके ऊपर आए हुए हैं, करगनी रूपी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। मानवीकरण अलंकार तो पूरी कविता के अंदर है, लेकिन यहाँ पर अरहर सनई की सोने की, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ नीलम की कली तीसी नीली, यहाँ भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी। तो यहाँ पर देखो कि रंग बिरंगे फूलों की मटर के जो हंस रही सखियाँ मटर खड़ी। मटर की जो बेल है उसके ऊपर रंग बिरंगे फूल आए हुए हैं, तो वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बहुत सी सखियाँ एक जगह पर खड़ी होकर हंस रही हों, क्योंकि विभिन्न रंग के फूल उनके ऊपर आए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सी सखियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और हंस रही हैं। मखमली पेटियों से लटकी छीमियाँ बीज छिपाए लड़ी। और इसके ऊपर इतने अच्छे मटर की जो बेल है उसमें मटर जो हैं वो मखमल की तरह, कि मटर के अंदर जब तक पूरी नहीं मटर का बीज बनता है तो उसमें अंदर जो है वो मखमल की तरह लगता है, कि मखमल की पेटी की तरह उसने बीज अपने अंदर छिपाए हुए हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली, और उनके ऊपर रंग बिरंगी तितलियाँ घूम रही हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर, विभिन्न रंगों के फूलों के ऊपर विभिन्न रंगों की तितलियाँ घूम रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, और फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अपने आप में ही खुश हुए फिर रहे हों। उड़ उड़, जैसे फूल ही फूलों के ऊपर खुश होते घूम रहे हैं। उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर,
और तितलियां जो हैं वो एक डंठल से उड़कर दूसरे डंठल पर बैठती जा रही हैं। कभी किसी फूल पर जाकर बैठ रही हैं तो कभी किसी फूल पर जाकर बैठ रही हैं और कभी किसी डंठल पर जाकर बैठ रही हैं, कभी किसी डंठल पर। तो ऐसा लग रहा है जैसे फूल फूलों के ऊपर ही खुश हो रहे हैं और डंठल डंठलों के ऊपर ही गिर रहे हैं। ठीक, बेल जो हैं वो इतनी गहराई से फैली हुई हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं और डंठलों के ऊपर डंठल सुंदर लग रहे हैं। फूलों पर फूल गिर रहे हैं और डंठलों पर तितलियां घूमती हुई उड़ रही हैं। अब रजत सवर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। कितने अच्छे मौसम की बात की गई है कि आम का जो पेड़ है उसके ऊपर अब मंजरियां आ गई हैं। आम के ऊपर मगर आ गया है, उसके ऊपर मगर आ गया है और उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आम के पेड़ मगर से लद गए हैं, मंजरियों से लद गए हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, और ढाक के पेड़ भी फूलों से झर रहे हैं और पीपल के ऊपर भी दल आ गया है। हो उठी कोकिल मतवाली, और इतने अच्छे मौसम को देखकर कोयल भी मतवाली हो गई है, कोयल भी अपने मीठे गान गाने लग गई है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और जो कटहल हैं वो महकने लग गए हैं और अधखिले जो जामुन हैं वो भी पकने के लिए तैयार हो रहे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल के अंदर बेर के पेड़ बेरों से लद गए हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, और आड़ू पेड़ों पर कहीं पर आड़ू पककर तैयार हो गए हैं तो नींबू हो गए हैं तो अनार हो गए हैं। और खेतों में आलू गोभी बैंगन मूली पककर तैयार हो गई हैं। तो कवि कह रहे हैं कि कहीं पर जो पेड़ों के ऊपर सोने चांदी के रंगों से कि आम का जो पेड़ है उसके ऊपर बगर आ गया है, बोर आ गया है और वो बगर से लदकर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कहीं पर जो पीपल के जो पेड़ हैं उनसे पत्ते गिर रहे हैं, ढाक के पेड़ से भी पत्ते गिर रहे हैं। कोयल है वो मतवाली हो गई है, कटहल महकने लग गया है, बेरी के पेड़ बेरों से लद गए हैं, काड़ू नींबू और अनार भी पककर तैयार हो गए हैं। आलू गोभी बैंगन और मूली भी खेतों में पककर तैयार हो गई है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चींटियां पड़ी, और अमरूद हैं वो भी मीठे और पीले हो गए हैं और उनके ऊपर लाल रंग के निशान से आ गए हैं और वो उन लाल रंग की चींटियों से, लाल रंग के निशानों से और भी सुंदर हो गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, और बेर जो हैं वो भी पककर तैयार हो गए हैं। आंवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवले के पेड़ के ऊपर छोटी छोटी आंवली लग गई हैं और सारी डालियां आंवलों से लद गई हैं। लह लह पालक जो है वो लहरा रही है। मैं धनिया है वो महक रहा है। लौकी और सेम फैली, लौकी और सेम की फली बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और मखमल की तरह टमाटर लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों के पेड़ों के ऊपर मिर्च इतनी गुच्छों में लदी हुई हैं ऐसा लग रहा है जैसे पूरी थैली की थैली लटकी हुई हो। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो प्रकृति का देखो कितना अच्छा प्रयोग किया है कवि ने कि मीठे मीठे जो अमरूद हैं वो बिल्कुल पीले हो गए हैं और उनके ऊपर लाल लाल चींटियां, लाल लाल निशान हो गए हैं। बेर हैं वो भी पककर तैयार हो गए हैं। कहीं आंवले के पेड़ भी आंवलों से लद गए हैं। पालक लहरा रही है और धनिया महका रहा है। लौकी और सेम की फलियां इतनी ज़्यादा फैल गई हैं कि चारों तरफ फैली नज़र आ रही हैं। और टमाटर हैं वो मखमल की तरह बिल्कुल लाल हो गए हैं।
और मिर्चों के पौधों के ऊपर मिर्चें इतनी गुच्छों के अंदर लगी हुई हैं जैसे थैली की थैली लगी हुई हो। तो देखो उपमा अलंकार का प्रयोग मानवीकरण तो पूरी कविता के अंदर है। और यहाँ इसमें कि मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की सी बड़ी थैली, यहाँ पर तुलना की गई है तो उपमा अलंकार है। बालू के सांपों से अंकित गंगा के सतरंगी रेती, और जो गंगा नदी की जो रेती है वो ऐसी लग रही है जैसे बालू के अंदर गंगा नदी का जो पानी बहकर आ रहा है तो उसमें से ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे कोई सांप की तरह बल खाता हुआ वो रेत, ऐसा लग रहा है जैसे वो रेती है कि जैसे सांपों ने उनके ऊपर सांप घूम रहे हों। कि गंगा नदी के किनारे का वर्णन किया है कि लहरों ने उस रेती को ये ऐसा रूप दे दिया है जैसे सांप का रूप होता है। सांप जब चलता है और उससे जो निशान बनते हैं, ऐसा रूप गंगा नदी ने उस रेती को दे रखा है। तो बालू के से गंगा की सतरंगी, गंगा नदी के ऊपर जो सतरंगी जो रेती है वो उसके ऊपर पानी ने ऐसा रंग दे दिया कि जैसे सांप चलने के बाद जो निशान पड़ जाते हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। तो कवि कह रहे हैं कि सुंदर लगते हैं कि वहाँ पर जो घास के जो तिनके हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। रेत के तट के ऊपर तरबूजों की खेती हो रही है, तरबूजों की खेती हो रही है। तो कहीं पर उंगली से कंघी से बगुले अपनी कंघी कर रहे हैं, और कंघी करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे अपनी कलगी संवार रहे हों। और तिरते जल में सुखराव और चक्रवात जो पक्षी हैं वो उस जल के अंदर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। मगरोठी सोई हुई नजर आ रही है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशा की, तारक सौपन में खोए। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि हंसमुख सी, कवि कह रहे हैं कि सर्दी अब जो आ गई है वो ऐसी लग रही है कि प्रसन्नता से भरी हुई हंसमुख सी हरियाली, सर्दी की जो धूप है वो सुख से अलसाई हुई सो गई है। कि मगरोठी जो है वो उसे के अंदर अलसाई हुई सी सो गई है, सुख से अलसा कर सो गई है। और ओस से भीगी हुई अंधेरी रात में आकाश में जो टिमटिमाते हुए जो तारे हैं वो ऐसे लग रहे हैं। भीगी अंधियाली की निशी में कि आकाश के अंदर जो तारे हैं वो सपनों में ऐसे लग रहे हैं, तारक सपनों में खोए, कि जैसे तारे जो हैं वो किसी सपन में खो गए हों। आकाश के अंदर चमकते हुए तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे वो किसी सपन में खो गए हों। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, और गांव जो है वो मरकत के डिब्बे के समान लग रहा है। कि मरकत का डिब्बा होता है कि भाई उसके अंदर पन्ना और हीरे का जो डिब्बा होता है कि भाई खोलेंगे तो हीरा चमकेगा। तो गांव जो है वो भी मरकत के डिब्बे के समान लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, इसलिए मरकत के डिब्बे के समान लग रहा है। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत के सिंधंग शांत, निज शोभा से हरता जनमन। कि चारों तरफ हरियाली छाई हुई ऐसी लग रही है जैसे पन्ना और हीरे का डिब्बा हो, नीलम जैसा नीला आकाश उसके ऊपर छाया हुआ हो। और शीत ऋतु की जब समाप्ति होती है तो सारा गांव बहुत ही अच्छा लग रहा है, अद्भुत सा लग रहा है। वह कोमल और बहुत ही सुंदर शांत अपनी इस अपार शोभा के अंदर हर मनुष्य के हृदय को आकर्षित कर रहा है। ये जो हरियाली है और चारों तरफ जो हरियाली फैली हुई है ये मनुष्य के मन को इतनी भा गई है कि सारा जो गांव है वो बहुत ही
खुश प्रतीत हो रहा है कि शीत ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो गांव के शोभा का वर्णन करना अवर्णनीय होता है। तो कवि ने अपने गांव के दृश्य का वर्णन किया है जब शरद ऋतु जाने वाली है और बसंत ऋतु आने वाली है, उस समय का वर्णन किया है। तारक सपनों में खोए, यहाँ पर देखो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? वैसे तो इसका होता है कि मनु मानो जनु जानो, जहाँ कोई संभावना पाई जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मरकत सा डिब्बा खुले ग्राम, यहाँ देखो शीशा से समसरिस तुल्य आ जाता है, तो वहाँ कौन सा होता है? उपमा अलंकार। और जिस पर नीलम नभ आच्छादन, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो कवि ने बहुत ही अच्छी रचना